गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आज हम उसका लास्ट और जो पार्ट है आज हम वो पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे विमेन के बारे में कि जो रेवोल्यूशन हुआ उसमें विमेन ने क्या पार्टिसिपेट किया था, रेवोल्यूशन में विमेन का क्या रोल रहा। स्लेवरी जिसे हम कहते हैं, गुलाम प्रथा जो थी, दास प्रथा जो थी, वो कैसे ख़त्म हुई। देन स्लेवरी ख़त्म हुई, देन रेवोल्यूशन का असर आम लोगों के जीवन पर क्या पड़ा, और इसके बाद हम डेट लाइन जो है वो स्टडी करेंगे। दिस इज़ जसबीर कौर एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। सो फ्रांस में रेवोल्यूशन के दौरान औरतों की क्या स्थिति थी? क्या औरतों ने रेवोल्यूशन किया? क्या औरतें चाहती थी रेवोल्यूशन करना? तो शुरुआत से ही औरतें जो हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रहीं हर तरह के इवेंट में, चाहे कोई भी इवेंट रहा हो फ्रांस में या यूरोप में। हम फ्रेंच पढ़ रहे हैं तो फ्रांस के बारे में ही करेंगे। तो विमेन जो थी वो शुरू से ही पार्टिसिपेट करती आ रही थी। उनके इन्वॉल्वमेंट जो थी, उनको ये उम्मीद थी, आशा थी उनको कि अगर उन्हें कुछ राइट्स मिलेंगे, अगर उनकी अपलिफ्टमेंट होती है, एम्पावर होता है, उनको एम्पावर करती है गवर्नमेंट, तो उनको जो कंडीशन है उनकी वो इम्प्रूव हो जाएगी। अब इसमें वुमेन की कंडीशन क्या थी? भाई क्या थी वुमेन की कंडीशन इसमें? थर्ड एस्टेट जो कि विमेन होती थी, थर्ड एस्टेट आपको पता है इसमें वर्कर्स और पीजेंट्स और मिडिल क्लास लोग आते थे। इसमें ज़्यादातर औरतें जो थी वो अनएजुकेटेड होती थी, वर्किंग वुमेन होती थी। इसमें जो लॉन्ड्रेस, कपड़े जो धोती हैं, जो वॉशर वुमेन होती हैं, इस तरह से वर्क करती हैं, क्लोथ्स वॉश करने का, डोमेस्टिक सर्वेंट्स के तौर पर ये वर्क किया करती थी। इनके पास कोई जॉब ट्रेनिंग नहीं थी। भी अगर इनके पास ट्रेनिंग होगी, एजुकेशन होगी, स्किल्स डेवलप होंगे तभी तो ये जॉब कर पाएंगी। कोई जॉब ट्रेनिंग इनके लिए अवेलेबल नहीं थी। थर्ड क्लास के जो अमीर लोग हुआ करते थे, थोड़े से नोबल्स हुआ करते थे, उनकी जो बेटियां थीं वो ज़रूर एजुकेशन हासिल कर लेती थी, वरना और विमेन जो है वो उनको एजुकेशन नहीं मिलती थी उन्हें। अब विमेन ने क्या किया, फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल क्लब्स बनाने स्टार्ट कर दिए। क्या किया विमेन ने कि पॉलिटिकल क्लब बनाए उन्होंने अपने लिए, और इन क्लब्स में क्या करती थी, वो अपने हितों के बारे में बात करती थी, डिस्कस करती थी, आवाज़ उठाती थी उनके लिए। उस समय फ्रांस में नियर अबाउट रेवोल्यूशन के दौरान 60 क्लब्स बन चुके थे, और वुमेन जो थी वो अपना न्यूज़पेपर भी चला रही थी, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड कर रही थी। इसके साथ ही जो वुमेन है वो क्या कर रही थी, उनके क्लब्स जो थे वो बन रहे थे, और देखा देखी यूरोप के बाकी देशों में भी वुमेन क्लब्स जो थे वो बनने लगे थे। सबसे फेमस जो क्लब फ्रांस का रहा वो था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। वुमेन को पैसिव सिटीज़न का दर्जा जो है वो दिया गया था। इक्वल राइट्स नहीं थे उनके पास, ना ही उनके पास कोई पॉलिटिकल राइट्स है, ना इकोनॉमिक, ना सोशल राइट्स हुआ करते थे। 1791 की कॉन्स्टिट्यूशन में वो सिर्फ पैसिव सिटीजन्स थी। देन नेक्स्ट आता है कि वुमेन जो है, अब जो उस समय गवर्नमेंट बाद में चेंज हुई, डायरेक्टरी आई, कन्वेंशन आई, तो क्या चेंजेस हुई। अब बाद में जाकर के वुमेन के लिए स्कूल्स बनाए गए, कंपलसरी की गई एजुकेशन उनके लिए। स्कूलिंग जो थी, स्टेट स्कूल हुआ करते थे, स्टेट फंडेड गवर्नमेंट स्कूल्स। अब इनमें क्या था कि जो फोर्स्ड मैरिज हुआ करती थी वुमेन की, वो ख़त्म कर दी गई। अब लड़कियों को फोर्स नहीं कर सकते थे उनकी फैमिलीज़, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होने लगे, और ये सिविल कोड के अंडर जो मैरिजेस है वो रजिस्टर्ड होने लगी। वुमेन को जॉब ट्रेनिंग दी जाने लगी। अब आफ्टर ट्रेनिंग वो आर्टिस्ट बन सकती हैं, अपने बिजनेस चला सकती हैं। इसके अलावा जो हम कह सकते हैं जो डाइवोर्स है वो भी लीगल बना दिया गया, वैध बना दिया गया, और अब वुमेन जो है वो भी डाइवोर्स की डिमांड जो है वो कर सकती थी। देन विमेन, जब रॉब्सपियर, मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर जब रूल कर रहा था, तो विमेन की कंडीशन क्या थी? उन दिनों विमेन जो है उनके लिए ऑर्डर था कि सारे विमेन क्लब बंद कर दिए गए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया गया, बहुत से विमेन को अरेस्ट किया जाता था जो क्लब्स बना रही थी या एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी, वुमेन के राइट्स को लेकर के स्ट्रगल कर रही थी। बहुत सारी औरतों को मौत की सज़ा जो है वो भी दी गई थी। देन नेक्स्ट आता है इसमें हमारा, अब वुमेन जो है फिर भी उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। नियर अबाउट 200 साल लगे
वुमेन को सफ़रेज, राइट टू वोट हासिल करने में। इंटरनेशनल सफ़रेज जो था, ये आंदोलन 200 सालों तक चला। दुनिया भर के सभी देशों की औरतें जो हैं वो स्ट्रगल करती रहीं। लेट 19th और मतलब 19वीं सदी के आखिर तक और 20वीं सदी की शुरुआत में वुमेन को ये राइट्स मिलने स्टार्ट हुए। फ्रांस में 1946 में वुमेन को राइट टू वोट जो था वो मिला। इमेजिन करो 1789 से वो स्ट्रगल कर रही हैं। कब मिला उन्हें? 1946 में। देन स्लेव ट्रेड क्या है? अब स्लेव का मतलब होता है दास। दास मतलब गुलाम, नौकर जिन्हें कहा जाता है। अब उस समय जो फ्रेंच कॉलोनीज थी कैरिबियन कंट्रीज़ में, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, इनके बीच में छोटी सी कंट्रीज़ आती हैं, क्यूबा, वेस्ट इंडीज़ जैसी। इन्हें कैरिबियन कंट्रीज़ कहा जाता है। कैरिबियन सी है वहाँ पर इनकी कॉलोनीज़ थी, जैसे मार्टिनिक है, देन ग्वाडलूप है, देन सैन डोमिंगो है। ये इंपॉर्टेंट कॉलोनीज़ हुआ करती थी, जिनसे कॉफ़ी, तंबाकू, शुगर और इंडिगो जो है वो यूरोप में सप्लाई होता था। मतलब ये चीज़ें वहाँ पर ग्रो होती थी। अब यूरोपियन लोग जो हैं, क्योंकि वो वाइट्स थे, क्योंकि वो सुपीरियर थे, तो वो तो वहाँ पर जाकर के लेबरर्स की तरह से वर्क करना पसंद नहीं करते थे। वो तैयार नहीं थे। लेबर कहाँ से आई वहाँ पर वर्क करने के लिए? अफ्रीका और एशिया जैसे देशों से। तो अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका, इन तीनों कंट्रीज़ में स्लेव ट्रेड जो था वो स्टार्ट हुआ। अब वहाँ पर क्या है, यूरोपियंस काम नहीं कर रहे, वो तो वहाँ के मास्टर्स थे, तो वो कैसे लेबरर्स की तरह से वर्क करेंगे? तो वहाँ पर शॉर्टेज जो है लेबरर्स की वो महसूस की गई प्लांटेशंस में। इसके लिए जो यूरोप है, देन अमेरिका है और अफ्रीका। यूरोपियन जो मास्टर्स हैं अफ्रीका से स्लेव्स को लेते थे, उसके बाद उन्हें अमेरिकन कंट्रीज़ में भेज दिया जाता था। वहाँ पर पशुओं की तरह से उन्हें जो है वो पैक किया जाता था शिप्स में, और ये 17वीं सेंचुरी में ट्रेड स्टार्ट हुआ। अफ्रीकन कोस्ट से जो ट्रेड जो है वो चलता था, अफ्रीका के किनारे जो फ्रेंच कॉलोनीज थी वहाँ से वेस्टर्न कोस्ट अटलांटिक ओशन के पास, या फिर फ्रांस में बॉर्डियक्स और नैंटिस जो हैं पोर्ट्स हैं, वहाँ से ये जो पोर्ट सिटीज़ हैं ये स्लेव ट्रेड के कारण ही डेवलप हुए थे। तो वहाँ से स्लेव ट्रेड जो था वो ऑर्गेनाइज होता था। इसे ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कहते हैं, तीनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में होने वाला ट्रेड। स्लेव्स को ब्रांडेड किया जाता था, उन पर निशान लगाए जाते थे जैसे जानवरों पर लगाए जाते हैं, इस तरह से उन्हें बेड़ियों में जकड़ा जाता था। शिप्स के अंदर उन्हें टाइटली पैक किया जाता था, बहुत बुरी तरह से उन्हें भर के समुद्री जहाज़ों को, फिर उन्हें 3 महीने की लंबी यात्रा के लिए रवाना कर देते थे। प्लांटेशन ओनर्स को बेच दिया जाता था उन्हें, और उसके बाद वहाँ उनका एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट होता था, और यूरोपियन मार्केट में उनकी डिमांड जो थी वो बढ़ रही थी। वो डिमांड क्यों बढ़ रही थी? शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो की डिमांड बढ़ रही थी यूरोप में, तो स्लीव्स की डिमांड बढ़ रही थी कैरिबियन कंट्रीज़ में या अमेरिका में। स्लेवरी ख़त्म कैसे हुई? जो दास प्रथा थी इसका अंत 1794 में जो जैकबिन गवर्नमेंट बनी, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर की कन्वेंशन जो गवर्नमेंट हुआ करती थी, उन्होंने कुछ समय के लिए जितने भी फ्रेंच पोजेशंस थे, जहाँ पर भी फ्रांस का रूल था, कॉलोनीज थी, वहाँ पर जितने स्लेव्स थे सबको फ्री कर दिया। बाद में नेपोलियन ने फिर इसे री इंट्रोड्यूस किया, जो स्लेवरी सिस्टम था इसे दोबारा से स्टार्ट कर दिया था। बट 1848 में फाइनली अंत में ये जो दास प्रथा थी वो फ्रांस में से ख़त्म हो गई। क्या चेंजेस आई? जो फ्रांस का रेवोल्यूशन था 1789 का, उसमें लोगों के जीवन में क्या बदलाव आए? सबसे पहले तो लिबर्टी, इक्वालिटी, ये रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बनी। सबको समानता मिली, सबको स्वतंत्रता मिली। सेंसरशिप लागू हो गई, अबॉलिश हो गई सेंसरशिप। कोई भी न्यूज़ पब्लिश करने से पहले किंग की परमिशन लेनी होती थी, ये ख़त्म हो गई। मीडिया जो था वो फ्री हो गया वहाँ पर। फिर डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, जब ये आया तो उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, ये लोगों को मिला। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो एस्टेब्लिश होगी वहाँ पर। अब हर कोई अपने विचारों को व्यक्त कर सकता था, चाहे वो गवर्नमेंट के उलट ही क्यों ना हो, अपोजिट क्यों ना हो। गीत लिखे जाने लगे, प्लेस लिखे जाने लगे, फेस्टिव प्रोसेशंस जो है वो चलने लगे, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे वो अट्रैक्ट होने लगे। डेट लाइन 1774 में लुईस 16 जो है ये फ्रांस का रूलर बनता है, ठीक है। उसके बाद
फिर 1789 में स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई जाती है, नेशनल असेंबली बनती है, वहाँ पर थर्ड स्टेट खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करती है। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना। 1792-93 में जो लुईस 16 है उसे पकड़ा गया और रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनी और उसको मार डाला गया। रेन ऑफ टेरर 1793 से लेकर के 94 तक का जो पीरियड है इसे कहते हैं। देन 1804 का जो पीरियड है, अब इसमें क्या हुआ, नेपोलियन जो है वो 1804 में रूलर बना। नेपोलियन वाटरलू की बैटल में 1815 में हारा। स्लेवरी ख़त्म हुई 1848 में और 1946 में जो वुमेन है उन्हें फ्रांस में राइट टू वोट जो है वो मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपने प्रिपेयर करनी है। थैंक यू बेटा।